आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए एक ऐसी इनक्रेडिबल जर्नी पर चलते हैं जो भारतीय इतिहास के दो बिल्कुल अलग-अलग युगों को आपस में जोड़ती है। ये दोनों युग दिखने में भले ही एक दूसरे से एकदम अलग लगे, लेकिन एक चीज जो इन्हें आपस में बांधती है वो है विशुद्ध रणनीतिक अक्लमंदी, यानी एब्सोल्यूट स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस, और उनके वो मास्टर स्ट्रोक्स जिन्होंने इतिहास बदल दिया। आज हम जिन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं। हम गांधी एरा की शुरुआत से लेकर चंपारण के लीगल दांवपेच और फिर सीधे 1971 के ईस्टर्न क्राइसिस और ऐतिहासिक सरेंडर तक का सफर तय करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, द गांधी एरा बिगिंस। कैसे एक आम वकील एक बहुत बड़े बदलाव का चेहरा बन गया। जरा सोचिए, बात 1893 की है। पोरबंदर में जन्मे मोहनदास करमचंद गांधी, जो उस वक्त एक युवा वकील थे, दक्षिण अफ्रीका में ट्रेन के फर्स्ट क्लास डिब्बे में सफर कर रहे थे। उनके पास एकदम वैलिड टिकट था, लेकिन सिर्फ उनकी चमड़ी के रंग के कारण उन्हें ट्रेन से धक्के मारकर बाहर फेंक दिया गया। वो एक रात और वो एक घटना, उसने सब कुछ बदल दिया। इसी घटना ने उन्हें अहिंसा का एक मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट बना दिया। 1906 में उन्होंने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया और फिर 1915 में वो एक पूरी तरह से बदले हुए इंसान के रूप में भारत लौट आए। और आपको पता है, अंग्रेजों की सबसे बड़ी गलती क्या थी? उन्होंने गांधी जी को बहुत कम आंका। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल का ये बयान देखिए, जहां उन्होंने बड़े ही अहंकार में गांधी जी को हाफ नेकेड फकीर यानी अर्धनग्न फकीर कहा था। ये बयान इस बात का परफेक्ट उदाहरण है कि ब्रिटिश साम्राज्य उस तूफान को भाप ही नहीं पाया था जो बस आने ही वाला था। अब 1917 की ओर बढ़ते हैं, भाग 2, चंपारण, द लीगल चेस, और देखते हैं कि कैसे गांधी जी ने डेटा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। इस पूरे मूवमेंट को समझने के लिए हमें पहले बिहार की उस भयानक तिनखटिया प्रणाली को समझना होगा। ये एक इतनी क्रूर ब्रिटिश पॉलिसी थी जिसमें किसानों को मजबूर किया जाता था कि वो अपनी जमीन के 20 में से 3 हिस्से पर सिर्फ और सिर्फ नील यानी इंडिगो की खेती करें। इसका नतीजा, खेत बंजर हो रहे थे और किसान लिटरली भुखमरी का शिकार हो रहे थे। अब इस अन्याय के खिलाफ गांधी जी ने जो किया वो एक एब्सोल्यूट मास्टर स्ट्रोक था। सिर्फ सड़कों पर उतरकर विरोध करने की बजाय उन्होंने क्या किया? उन्होंने करीब 8,000 किसानों के लिखित बयान दर्ज किए। आज के समय में हम जिसे डेटा कलेक्शन कहते हैं, उन्होंने उस दौर में वो किया। उन्होंने एक ऐसा वाटरटाइट कानूनी केस तैयार किया कि ब्रिटिश प्रशासन पूरी तरह से उन कानूनी दांवपेचों में ही उलझ कर रह गया। वैसे एक बहुत ही दिलचस्प और चौंकाने वाली बात आपको बताऊं, उस समय खतरा कितना ज्यादा था इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि चंपारण में गांधी जी को जहर देकर मारने की एक पूरी साजिश रची गई थी। लेकिन ऐन मौके पर बत्तख मियां नाम के एक स्थानीय व्यक्ति ने उनकी जान बचा ली। ये कोई छोटी बात नहीं थी, दांव पर सच में बहुत कुछ लगा हुआ था। यहीं से शुरुआत होती है भाग 3 की, द रोड टू फ्रीडम। देखते हैं कैसे ये रणनीति ब्रिटिश इकोनॉमी और उनके गुरूर पर सीधे प्रहार में बदल गई। आप देखिए, चरखा कोई मामूली लकड़ी का पहिया या सिर्फ एक सिंबल नहीं था। ये तो ब्रिटिश टेक्सटाइल इंडस्ट्री की रीढ़ तोड़ने का एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। विदेशी कपड़ों का बॉयकॉट करना और खुद अपने कपड़े बनाना, ये पूरे देश को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का एक तरीका था। अंग्रेजों के व्यापार मॉडल पर इससे गहरी चोट और कोई हो ही नहीं सकती थी। और फिर आता है 1930 का दांडी मार्च। लिटरली एक मुट्ठी नमक। लेकिन इस एक कदम ने ब्रिटिश वाइसरॉय को ऐसे धर्म संकट में डाल दिया कि पूछिए मत। इसे कहते हैं कैच 22 सिचुएशन। अगर वो गांधी जी को उस मुट्ठी भर नमक के लिए गिरफ्तार करते तो पूरी दुनिया में उनका मजाक उड़ता कि इतना बड़ा साम्राज्य एक बूढ़े आदमी से डर गया। और अगर गिरफ्तार नहीं करते तो करोड़ों भारतीयों में सीधा मैसेज जाता कि ब्रिटिश कानून अब कमजोर पड़ चुका है। वो कुछ भी करते, हार उनकी ही तय थी। चलिए अब गियर बदलते हैं और सीधे चलते हैं 1971 में, भाग 4, द ईस्टर्न क्राइसिस, जहां एक नए आजाद देश के सामने एक बहुत बड़ा और क्रूर खतरा मंडरा रहा था।
पूर्वी पाकिस्तान में पैदा हुआ ये संकट कोई आम बात नहीं थी, ये बहुत भयानक था। जब पाकिस्तानी जनरल टिक्का खान वहां पहुंचा तो क्रूरता की सारी हदें पार हो गईं। 25,000 से ज्यादा अत्याचारों की तो ऑफिशियल रिपोर्ट्स थीं। जान बचाने के लिए करीब 50 से 60 लाख शरणार्थी भारत की सीमा में दाखिल होने लगे। इसके जवाब में भारत ने चुप बैठने के बजाय वहां के लोकल रेजिस्टेंस यानी मुक्ति वाहिनी को ट्रेन करना और मजबूत करना शुरू कर दिया। और उस वक्त का माहौल आप इमेजिन कर सकते हैं। पाकिस्तानी जेट विमान भारत के आसमान में उड़ान भर रहे थे। सब तरफ टेंशन थी। ऐसे खतरनाक वक्त में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से पूछा गया तो उनका जवाब बस एक लाइन का था, मुझे अपनी सेना पर भरोसा है। ये कोट उस वक्त के मजबूत और अडिग नेतृत्व को पूरी तरह से बयां कर देता है। अब हम आते हैं भाग 5 पर, जियोपॉलिटिक्स एंड डीकॉय टैक्टिक्स। बे ऑफ बंगाल में खेला गया हाई स्टेक्स चेस का वो गेम जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ये कोई आम लड़ाई नहीं रह गई थी। दुनिया की महाशक्तियां इसमें कूद चुकी थीं। अमेरिका ने भारत को डराने के लिए डिएगो गार्सिया से अपना परमाणु हथियारों से लैस 7वां बेड़ा भेज दिया था। लेकिन भारत ने भी कूटनीति का बेहतरीन इस्तेमाल किया और सोवियत संघ यानी रूस से मदद मांगी। रूस ने तुरंत अपनी सबमरीन और ऑटो मिसाइलों के साथ अपना 40वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी में उतार दिया। नतीजा, अमेरिकी नौसेना को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। क्या शानदार जियोपॉलिटिकल जीत थी ये। अब जरा मिलिट्री हिस्ट्री के सबसे बेहतरीन धोखे की कहानी सुनिए। भारतीय नौसेना ने अपने सबसे अहम जहाज INS विक्रांत को एक गुप्त जगह पे छिपा दिया और दुश्मन को चकमा देने के लिए क्या किया, विशाखापट्टनम में 1 लाख अंडों और राशन का भारी भरकम ऑर्डर दे दिया। पाकिस्तानी जासूसों को लगा कि विक्रांत वहीं है और उन्होंने अपनी सबसे खतरनाक पनडुब्बी PNS गाजी को वहां भेज दिया। लेकिन वहां जाल बिछाए बैठा था हमारा INS राजपूत, जिसने गाजी को वहीं तबाह कर दिया। सीरियसली, 1 लाख अंडों का ऑर्डर देके पनडुब्बी डुबा देना, इसे कहते हैं डिकॉय टैक्टिक। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, भाग 6, द फाइनल सरेंडर। लोंगेवाला का वो अदम्य साहस जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 120, बस 120। राजस्थान के रेगिस्तान में लोंगेवाला पोस्ट पर मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के साथ सिर्फ 120 भारतीय जवान खड़े थे। और उनके सामने कौन था? 6000 दुश्मन सैनिक और भारी भरकम टैंकों की पूरी रेजिमेंट। पीछे हटने के आदेश के बावजूद उन जवानों ने अपनी पोस्ट नहीं छोड़ी। उन्होंने वहीं डटकर सामना करने का फैसला किया। और यहीं काम आई द टिफिन बॉक्स ट्रिक। हमारे पास एंटी टैंक माइन्स बहुत कम थीं, तो जवानों ने बड़ी चालाकी से अपने खाली लंच बॉक्स यानी टिफिन लिए और उन्हें रेत में गाड़ दिया। जब दुश्मन के टैंक आगे बढ़े और कुछ असली माइन्स फटीं, तो उन्हें लगा कि पूरा इलाका माइन्स से भरा है। वो उन खाली टिफिन बॉक्स को भी बम समझकर पूरी रात खंगालते रहे। इस एक ट्रिक ने दुश्मन को सुबह तक रोक के रखा, जब तक कि हमारी एयरफोर्स ने आकर उनका सफाया नहीं कर दिया। इन सब का अंत एक ऐतिहासिक पल के साथ हुआ। 93,000 दुश्मन सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने सरेंडर कर दिया। 93,000, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर था, जिसने साउथ एशिया का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को समेटते हुए हमारे सामने एक बहुत बड़ा और गहरा सवाल आता है। सच्चाई के हथियार से लड़ने वाले एक अकेले इंसान के अहिंसक आंदोलन से लेकर दुनिया का नक्शा फिर से लिखने में सक्षम एक ताकतवर सेना के शौर्य तक, आखिर इतिहास का अगला अध्याय कैसे लिखा जाएगा? दाऊद और गोलियत की तरह लड़ी गई ये लड़ाइयाँ और ये रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक्स आने वाली पीढ़ियों को कैसे प्रेरित करेंगे? इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ इस शानदार सफर में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।